हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर नीट में। और आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा जी केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में जानेंगे कि इनमें कैसे कैसे पढ़ाई करनी है और कौन कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कहां कहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है आते हैं। देखो भाई, सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करना चाहूंगा इक्विलिब्रियम यानी केमिकल इक्विलिब्रियम वाले पार्ट से। आप लोगों को मैं बताऊंगा भाई केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज है, आप लोगों को देखो काफी कुछ तो पता ही है इक्विलिब्रियम क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर एक रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। क्या होता है भाई? रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, यहां से क्वेश्चन आ सकता है आपके, और बहुत इजी क्वेश्चन आता है, बहुत टफ नहीं होता। अगर आपको किसी रिएक्शन में डेल्टा एनजी निकालना हो तो आप उसको याद कर लेना। दूसरा पार्ट मैं आपको बताना चाहूंगा भाई, यूनिट ऑफ केपी एंड केसी। यूनिट ऑफ केपी एंड केसी ये भी आपको पता होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, वो केपी की और केसी की यूनिट दे देता है और चार ऑप्शन में चार अलग अलग रिएक्शन दे देता है। फिर वो पूछेगा कि बताइए ये जो केपी की वैल्यू है या फिर ये जो केसी की वैल्यू है ये किस रिएक्शन के लिए वैलिड होगी और कौन सी रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं होगी। अब जैसे आप पढ़ोगे भाई, तीसरा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा वो होगा न्यूमेरिकल वाला पार्ट। ठीक है भाई, न्यूमेरिकल टू फाइंड केपी एंड केसी। और मैं आपको बताऊं सिंपल न्यूमेरिकल आएगा, सिंपल न्यूमेरिकल अगर आना चाहेगा तो सिंपल न्यूमेरिकल आएगा, बिल्कुल फार्मूला बेस। हाँ, पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना इसमें वो फोर्थ पॉइंट है। और वो क्या होगा बेटा, आप लोगों को याद होगा कि जब हम कभी भी कोई रिएक्शन को ए से बी करते थे, कुछ याद आया होगा आपको, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 होता था। इस रिएक्शन को उल्टा करते थे तो बेटा रिएक्शन बी टू ए, और ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था नई रिएक्शन के लिए ये इसका रेसिप्रोकल हो जाता था, उल्टा हो जाता था। ठीक है, वो वाले रिलेशन। दूसरा क्या है, कभी कभी आप लोग ये भी जानते होंगे कि जैसे मान लो कि एक रिएक्शन है ए गिव्स टू बी, ठीक है, और दूसरी रिएक्शन क्या थी बेटा जी, टू ए गिव्स टू बी, और यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसे होता था K1 और इसका मान लो K2 है। वो कई बार रिलेशन पूछता था कि भाई K1 और K2 में क्या रिलेशन होता है। तो आप लोगों को याद होगा कि जब कभी भी हम इस टाइप के क्वेश्चन करते थे तो दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बराबर करते थे और एक कोशिश करते थे कि दोनों की दोनों इक्वेशन या दोनों की राइट हैंड साइड सेम हो जाए। इधर 2b है इधर b है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते थे, याद करिए। आप कहोगे यस सर, तो जितने से मल्टीप्लाई करते थे वो उसका उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में चला जाता था। इससे क्या समझ में आया कि भाई यहां से भी अलग अलग रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में जो रिलेशन होते हैं यहां से भी एक क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। वो चीज भी आपको याद करनी पड़ेगी कि भाई ऐसा होता था। रिएक्शन को उल्टा करा तो वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी उल्टा हो जाता था। रिएक्शन में किसी भी मल्टीपल इंटीजर से आपने मल्टीप्लाई कर दी 1 2 3, तो जितने से मल्टीप्लाई करते थे नए वाली रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता था वो वाला नंबर उसकी पावर में चला जाता था। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। और एक और बात ध्यान रखनी है कि जब हम कभी भी मान लो कोई रिएक्शन है ए गिव्स टू बी और बेटा बी गिव्स टू सी, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 और K2, और कोई हमसे पूछ रहा है कि भाई ए गिव्स टू सी के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। आपको याद होगा, आप लोगों ने रिवीजन में भी देखा होगा, जब आपने पढ़ाई करी होगी तब भी इस बात पर ध्यान दिया होगा बेटा कि जब हम इन दोनों रिएक्शन को मान लो जोड़ लें तो बेटा बी से बी कट जाएगा और हमारे पास यही रिएक्शन आएगी। तो नए वाली इक्वेशन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था वो हमेशा इन दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मल्टीप्लाई के बराबर होता था। यानी हमें यह बात ध्यान रखनी पड़ेगी, हमें यह बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब रिएक्शन को ऐड किया जाता है तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। क्या बोला मैंने? उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो भाई ये पार्ट था केमिकल इक्विलिब्रियम का, वो पार्ट जहां से न्यूमेरिकल या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते थे। और अभी इसका एक और पार्ट है जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, जिसको हम कहते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल। क्या कहेंगे बेटा? ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल
से एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, भले ही न्यूमेरिकल आए या ना आए, लेकिन ली चैटर प्रिंसिपल इस पूरे केमिकल इक्विलिब्रियम में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ली चैटलर प्रिंसिपल तुम्हें पता होना चाहिए। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। और एक और बात ध्यान रखनी, जो सब बच्चे याद करके नहीं जाते, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होके जाते हैं, वो पार्ट होता है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ इनर्ट गैस। कि जब किसी इक्विलिब्रियम रिएक्शन में आप इनर्ट गैस ऐड करते हो, तब इक्विलिब्रियम किस तरफ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में, क्योंकि इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये पार्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ये कहानी थी बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम की, लेकिन अगर मैं बात करूं आयनिक इक्विलिब्रियम की, बात करना चाहता हूं मैं, किसकी बात करना चाहता हूं भाई, आयोनिक। आयोनिक इक्विलिब्रियम, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है पीएच। पहला पार्ट क्या आएगा बेटा, पीएच। कि आपको पीएच कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, या मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड हो, या स्ट्रॉन्ग बेस हो, चाहे वो वीक एसिड हो या वो वीक बेस हो। पहली चीज। दूसरा पॉइंट आता है इसमें सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस और सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के जब आप न्यूमेरिकल मान लो करो ना करो एक अलग बात है, देखो न्यूमेरिकल भी आते हैं फॉर्मूला बेस, ठीक है भाई, न्यूमेरिकल आएंगे फॉर्मूला बेस, लेकिन फॉर्मूला जो है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले याद होने अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और बेटा इसमें भी आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉल्ट का होना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉल्ट का निकालना भी आपको आना चाहिए, कि कौन सा सॉल्ट एसिडिक है, कौन सा सॉल्ट बेसिक है, उसके लिए पीएच का क्या फॉर्मूला होगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में सिखाई गई होगी। और आपने एक बात और ध्यान रखी होगी, इन सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में एक ऐसा सॉल्ट होता है जिसकी पीएच कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। चाहे आप वीक एसिड ले लो, वीक बेस ले लो, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, या कोई भी सॉल्ट ले लो, या बफर सॉल्यूशन ले लो, सबकी पीएच कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। पर बस एक टाइप के सॉल्ट होते हैं जिनकी पीएच कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, और आपको याद होगा वो ऐसे सॉल्ट होते हैं, वो ऐसे यूनिक सॉल्ट होते हैं जिसमें कटाइनिक और अनाइनिक, ध्यान रखना है, कटाइनिक और अनाइनिक दोनों पार्ट वीक एसिड या वीक बेस से आते हैं। आपको याद होगा अगर ये कम आता है, इफ इट कम्स फ्रॉम weak base and if it comes from weak acid, एग्जाम्पल के लिए मैं सेट कर देता हूं भाई CH3COONH4। आपको याद होगा ऐसे सोल्ट की पीएच का जो फॉर्मूला होता था, पीएच बराबर 1/2 PKW प्लस PKA माइनस के PKB। क्या इसकी पीएच में कई कंसंट्रेशन टर्म आया बेटा, आपको के नहीं आया सर। अगर इसमें कंसंट्रेशन टर्म नहीं आया तो आप समझिए, लॉजिकली समझिएगा, ये ऐसे सोल्ट होंगे जिनकी पीएच कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती होगी, और वहां पर 4 ऑप्शन दे सकता है। वो 4 ऑप्शन देकर वो पूछ लेगा कि बताइए वो कौन सी स्पीसीज है जिसकी पीएच कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट है या कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस को पढ़ते हुए इन सारी बातों को ध्यान में रखना है, सारी की सारी बातों को ध्यान में रखना है। पीएच आपको सबकी निकालनी पड़ सकती है। फिर देखो एक और पार्ट है यहां पर, ठीक है भाई, एक और पार्ट है, थर्ड पार्ट, जिसको कहेंगे हम बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन में आपका न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है, वो भी फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल। क्या बोला मैंने, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आ सकता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है पता है वो क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बफर। कि कौन सा मिक्सचर बफर है या फिर कौन सा मिक्सचर बफर नहीं है, या फिर कौन सा बफर एसिडिक बफर है या कौन सा बफर बेसिक बफर है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो पार्ट पता होना चाहिए आपको, आइडेंटिफिकेशन।
क्योंकि देखो आप नीट के बच्चे हो, सोचो 1 मिनट के लिए क्वेश्चन मिलेगा तो वो बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं देगा। फिजिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे, नो डाउट आएंगे, लेकिन इतने भी नहीं कि हर में कैलकुलेशन करने बैठ जाओ। आपको फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिक चीज समझनी पड़ेगी कि भाई देख के जो चीजें हो जाती है, डायरेक्ट हो जाती है, वो आ सकती है पेपर में, वो इंपॉर्टेंट होती है पेपर के लिए। तो हम यहां पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, या फिर कौन सा बफर नहीं है, या कौन सा बफर है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। जब आप बफर की प्रैक्टिस कर लोगे, आइडेंटिफिकेशन को समझ जाओगे, देन उसके बाद सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये चीजें आपको पढ़नी है। सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है ये, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसमें आपको पता है स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट दिया होता है। अगर केएसपी की वैल्यू दे रखी होगी तो सॉल्युबिलिटी पूछ लेगा, सॉल्युबिलिटी दे रखी होगी तो केएसपी की वैल्यू पूछ लेगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू पूछ लेगा। या कभी कभी वो पूछ लेगा कि इनमें से 4 ABCD 4 आपको सोल्ट दे रखे होंगे, उनमें केएसपी की वैल्यू दे रखी होगी, वो पूछ लेगा कौन सा ज्यादा सोल्यूबल है या फिर कौन सा सोल्यूबल नहीं है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको समझने पड़ेंगे। या भाई इनकी सॉल्युबिलिटी का सही ऑर्डर क्या होगा। आप ये मत सोचना कि आपको बहुत बड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, बहुत टफ न्यूमेरिकल करना है, नहीं। दिमाग से सोचिए कि एसपी की वैल्यू दे रखी हो तो एस निकाल लेंगे, एस की वैल्यू दे रखी है केएसपी निकालने को मिल सकता है, या फिर 4 ऑप्शन देकर केएसपी की वैल्यू देगा और कहेगा बताओ इनमें कौन सा पहले प्रेसिपिटेट होगा, या फिर वो कौन सा होगा जो पहले ज्यादा सोल्यूबल होगा। इस टाइप के क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, जिसमें टाइम कम लगे, लॉजिक ज्यादा हो। ठीक है, तो नीट में ज्यादा क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं जिनमें टाइम कम लगे और लॉजिक ज्यादा हो। ठीक है, तो भाई ये था सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला केस। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं जो सब बच्चे ध्यान रखेंगे, हालांकि ये क्वेश्चन आता है और आ भी रहा है आजकल। वो पता है क्या है? पीएच स्केल। पीएच स्केल, स्केल की ठीक है भाई, ये SC होती होगी, चलो पीएच स्केल। इसमें क्या होता है बेटा कि एट 25 डिग्री सेल्सियस आपकी जो पीएच स्केल होती है वो 1 से 14 होती है, आप जानते हो। और जो न्यूट्रल पीएच होती है ना, न्यूट्रल पीएच, वो 7 होती है, पता होगा आपको। आप लोग जानते होंगे एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पर ये पीएच स्केल 1 to 12 हो जाती है, और जो न्यूट्रल पीएच है वो 6 हो जाती है। क्वेश्चन पता है क्या पूछेगा? क्वेश्चन में एक चीज छुपा के रखेगा, आप लोग ध्यान नहीं देंगे वहां पे एट 90 डिग्री सेल्सियस लिखा होगा या 85 डिग्री सेल्सियस लिखा होगा, मतलब ऐसा कुछ लिखा होगा, हाई टेम्परेचर लिखा होगा, 25 नहीं होगा। अगर 25 नहीं है और कोई टेम्परेचर भी नहीं है तब हम यही मानते हैं 25, लेकिन अगर 25 की जगह पर 90 है, 100 है, तो समझ जाना पीएच स्केल छोटी हो रही है। और पीएच स्केल छोटी हो रही है तो न्यूट्रल पीएच भी घटती जा रही है भाई, घटती जा रही है। जैसे यहां पर 7, यहां पर 6। अब पता है क्या करेगा वो कहेगा द सॉल्यूशन हैज पीएच 7। अब ऑप्शन देगा 4, इट इज बेसिक, इट इज एसिडिक, इट इज न्यूट्रल। अब देखो आप लोगों के दिमाग में क्या रहेगा कि यार पीएच तो 7 है, हमने पढ़ा हुआ कि पीएच 7 में तो न्यूट्रल होता है, सब बच्चों का माइंड 7 की तरफ अट्रैक्ट होगा, 7 की तरफ अट्रैक्ट होगा। पर वहां पर जाने के बाद आप माइनस का 1 लेके आओगे, आपके 4 नंबर 5 नंबर खराब हो गए। लेकिन अगर आप ये टेम्परेचर पर ध्यान देंगे, जो बहुत मोटी बात है, बहुत मोटी बात है, एकदम साफ साफ दिखेगी अगर आप लॉजिक लगाओ कि 90 डिग्री या 85 डिग्री टेम्परेचर लिखा होगा, तो उस टाइम पर सोचना कि पीएच 7 नहीं है, पीएच 6 है। ठीक है, और जब 6 पीएच है तो 7 पीएच उसके हिसाब से तो बेसिक होनी चाहिए, तो उस टाइम पर वो सॉल्यूशन बेटा क्या होगा? बेसिक होगा। तो यहां से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मोटी मोटी बातें आप लोगों को याद रखनी है, समझनी है और अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करते रहना है। आई होप आपको केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम का गो थ्रू समझ में आया होगा कि किस टाइप से हमें क्वेश्चन को देखना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है और उनके अंदर क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ऐसा ही आप ध्यान रखेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।